बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे बड़ी और अच्छी खबर के साथ। यूक्रेन से भारतीय छात्रों की, भारतीय लोगों की, भारतीय नागरिकों की देश वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है। रशिया और यूक्रेन के बीच जारी तनाव को लेकर देश वापसी। मंगलवार रात 11:30 बजे यूक्रेन से पहली फ्लाइट आ गई है। मध्य प्रदेश और इंदौर, मध्य प्रदेश के भी दो छात्र इसमें आए हैं। एक इंदौर का रहने वाला, एक भोपाल का रहने वाला है। इंदौर के मल्हारगंज का रहने वाली आयुषी जैन दिल्ली पहुंच चुकी हैं। भोपाल के कोलार के रहने वाले हर्षित दिल्ली पहुंच चुके हैं। अब भोपाल के लिए ये लोग रवाना होंगे। अगली एयर इंडिया की जो फ्लाइट रहेगी वो यूक्रेन से दिल्ली के लिए 24 और 26 फरवरी को भारतीय नागरिकों को लेकर उड़ान भरेगी। ज्यादातर इनमें से छात्र हैं, तकरीबन 20,000, और मेडिकल की पढ़ाई के लिए ज्यादातर छात्र यूक्रेन जाते हैं। सर, वहाँ की सिचुएशन आप कैसे, मतलब एज ए स्टूडेंट मैं ये सिचुएशन थोड़ा सा है, पैनिकेबल सिचुएशन है। और मैं एक ही चीज बोलूंगा कि जितना जल्दी हो सके एज ए स्टूडेंट आ जाना चाहिए। बाकी फिर ऑनलाइन अगर स्टडी चलती तो ठीक, वरना फिर फ्यूचर का तो अभी थोड़ी सी सिचुएशन खराब है। अंदर का तो पता नहीं है क्योंकि 2-3 दिन से फ्लाइट में थे, तो और कुछ पता नहीं है। और भी स्टूडेंट्स वहाँ पर उनसे बात हुई होगी आपकी? हाँ, और भी स्टूडेंट है, लेकिन इस बारे में कोई बात नहीं हुई है। नॉर्मल है बिल्कुल ना, क्योंकि आप लोग एम्बेसी की बात सुन के लीव कर रहे हैं या आपने डिसाइड किया आप लोगों ने? नहीं, एम्बेसी ने फेसबुक पे जो डाला था पोस्ट ना, उसको देख करके क्या आप लोगों को कोई फॉर्मल आप लोगों को नोटिस या बुलेटिन या ऐसा कुछ अनाउंसमेंट बताया गया था आप लोगों को? नहीं, एडवाइजरी भेजी है। एडवाइजरी आई थी? अच्छा, आप क्या कर रहे हैं वहाँ पे? MBBS किस ईयर में? फर्स्ट ईयर है। फर्स्ट ईयर में। अभी दिसंबर में ही गए। अच्छा। हमारे साइड तो सब बढ़िया है, हमारा साइड बढ़िया है। हम काफी दूर रहते थे बॉर्डर से, 1000 किलोमीटर दूर है हमारा सिटी। तो अब धीरे धीरे वापसी का सिलसिला शुरू हो रहा है और ये पहले ही कह दिया गया है कि तमाम जो छात्र हैं, भारतीय नागरिक हैं, उन्हें सकुशल बाहर लाया जाएगा। दोनों जगहों पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। दिल्ली पर हमारी नजर बनी हुई है और भोपाल में भी हमारी नजर बनी हुई है। दोनों हमारे जो सहयोगी हैं वो आपको नजर आ रहे होंगे। अनुराग हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं, शंकर दिल्ली पर उनकी नजर लगातार बनी हुई है। शंकर, पहले आपके पास मैं आना चाहूंगा। छात्र वापस लौट रहे हैं और आप सभी ने चर्चा भी की है, एक सुकून की बात है और अब ये सिलसिला शुरू हो चुका है। शंकर। निश्चित तौर पे देखिए, जिस तरह से यूक्रेन में स्थिति बनी है, जो ताजा हालात हैं वो हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। और उसके बाद वहां से जिस तरह से भारतीय सरकार वहां के तमाम उन लोगों को भारत में लाने का प्रयास करे जो भारत मूल के रहने वाले हैं, और काफी छात्र छात्राएं जो यूक्रेन में पिछले काफी समय से रह रहे हैं, उनको लाने का जो प्रयास किया जा रहा है, इसी के तहत कल 240 से ज्यादा लोगों को भारत में लाया गया है। कल रात में 11:44 पे विमान से जब बाहर निकले, तमाम जो यात्री निकल रहे थे, छात्र छात्राएं निकल रही थी, उनके चेहरे पर काफी एक सुकून जो है वो नजर आ रहा था। क्योंकि यूक्रेन में जो स्थिति है, उस स्थिति से, उस हालात से जूझ करके जिस तरह से अपने भारत मुल्क में पहुंचने के बाद एक उनके चेहरे पे खुशी वो देखी जा रही है। और जिस तरह से रूस के द्वारा यूक्रेन में जो हालात बने हैं और यूक्रेन में जो हालात जिस तरह से बनते और लगातार खराब होते जा रहे हैं, तो उसके बाद देश में पहुंचने के बाद तमाम जो लोगों के चेहरे पर जो खुशी है, एक तरफ खुशी भी थी, लेकिन जब उनसे बातचीत की जा रही थी तो वो डर और खौफ जो है उनके चेहरे पर साफ तौर पे नजर आ रहा था। तो अभी फिलहाल एक पहला विमान लौटा है। पहला विमान में उन तमाम लोगों को निकाला गया है जो यूक्रेन के बॉर्डर इलाके में रह रहे थे, उनको निकाला गया है। तो 240 से ज्यादा लोगों को कल लाया गया है और इस मामले में जल्द ही कुछ और भी फ्लाइट्स जो है उसके मार्फत कई लोगों को लाया जाएगा। तो इसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। और अगर कहें राजधानी दिल्ली की बात करें तो राजधानी दिल्ली में भी यहाँ पर काफी जो लोगों को वहां पे जिस तरह से बकायदा यूक्रेन से निकालने के बाद किस तरह से उसे अपने गृह राज्य में उनके जिले में भेजना है, इसके लिए भी व्यवस्था की जा रही है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा सबसे पहले एक पहल की गई, एक कंट्रोल रूम बनाया गया, उसी तरह से अन्य दूसरे राज्य भी अब पहल कर रहे हैं और राजधानी दिल्ली में एक कंट्रोल रूम बना रहे हैं, जिससे कि यूक्रेन में फंसे हुए लोगों के बारे में जानकारी लेना या उसे संबंधित जो मदद
पहुंचाना हो, इसके लिए कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है। जी जी, कंट्रोल रूम बना दिया गया है। अनुराग, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अब छात्रों की वापसी का सिलसिला शुरू, अगर आंकड़ों की बात कर ली जाए तो तकरीबन शुरुआती जो खबर है 60 से ज्यादा छात्र तो इंदौर के यहां पर फंसे हुए हैं। अनुराग, अब घर वालों को थोड़ा सुकून होगा, धीरे धीरे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन सबकी घर वापसी कम से कम हो जाएगी। बिल्कुल ललित, देखिए जिस तरीके से रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध की आशंका बनी हुई है, उसी के बाद से मध्य प्रदेश के जितने बच्चे यूक्रेन में पढ़ाई करने के लिए पहुंचे थे, उन परिवारों के लिए चिंता खड़ी हो गई थी कि उनके बच्चे किस तरीके से सुरक्षित रहेंगे। और इसी के सुरक्षा के लिहाज से भारत सरकार ने भी एडवाइजरी जारी की थी कि यूक्रेन में जितने भी भारतीय छात्र हैं वो स्वदेश वापस लौट सकते हैं, उनके लिए सरकार सुविधा मुहैया करा रही है। और उसी के तहत जो केंद्र सरकार ने प्लेन यूक्रेन भेजा था। कीव में सबसे ज्यादा छात्र हैं जो कि पढ़ाई के लिए, मेडिकल की पढ़ाई के लिए वहां पर जाते हैं। और मध्य प्रदेश से भी जितने ज्यादा छात्र गए हैं वो उनमें सबसे ज्यादा संख्या मेडिकल की पढ़ाई के लिए है। तो वहां पर जो छात्र गए हुए हैं उनके परिजन भी राज्य सरकार से इस बात की गुहार लगा रहे थे कि उनके छात्रों को, उनके बेटों को, उनके बच्चों को सुरक्षित भारत लौटाया जाए। और उसी की पहल भी राज्य सरकार ने शुरू कर दी थी। कल मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक की थी और उसमें गृह विभाग को इस बात के निर्देश दिए थे कि विदेश मंत्रालय के साथ समन्वय बनाकर जितने भी मध्य प्रदेश के छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जो वहां पढ़ाई कर रहे हैं, उनको सुरक्षित स्वदेश लाया जाए। और उसी की पहल भी गृह मंत्रालय की तरफ से शुरू की गई थी। उसी के तहत 2 छात्र पहली फ्लाइट से स्वदेश लौट आए। आज वो अपने घरों की तरफ वापस लौट आएंगे। जो हर्षित शर्मा है, कोलार में रहते हैं, और जो आयुषी जैन है जो कि इंदौर की रहने वाली हैं, वो दोनों शताब्दी से आज भोपाल पहुंच जाएंगे और दोपहर तक वो अपने घरों तक भी सुरक्षित पहुंच जाएंगे। लेकिन उसके अलावा भी मध्य प्रदेश के कई छात्र ऐसे हैं जो अभी भी यूक्रेन में मौजूद हैं और उनको 24 और 26 फरवरी को जो फ्लाइट वापस लौटेगी उसके जरिए उनको स्वदेश लाया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। लगातार हमारी नजर बनी हुई है, दिल्ली पर भी नजर बनी हुई है और यहां जो छात्र पहुंच रहे हैं उन पर भी नजर बनी हुई है। और अब बड़ी खबर भोपाल से आपको बता दें, आज कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में 3 बजे पीएम आवास योजना के तहत कार्यक्रम आयोजित होगा। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हितग्राहियों को 50,000 पीएम आवासों में गृह प्रवेश करवाएंगे। ये सभी आवास 1,925 करोड़ की लागत से बने हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री 30,000 नए पीएम आवास का भूमि पूजन करेंगे। इन सभी में खर्च आएगा तकरीबन 1,155 करोड़। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री आवास योजना के 26,500 हितग्राहियों के खाते में 250 करोड़ रुपए ट्रांसफर भी करेंगे। भोपाल से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम शिवराज आज कई महत्वपूर्ण बैठक लेने वाले हैं। इसमें पेसा एक्ट से जुड़ी हुई गतिविधियां, उनके क्रियान्वयन की वो समीक्षा करेंगे। जनजातियों के लिए जो घोषणाएं की गई थी उन पर मंथन करेंगे। घोषणाओं पर कितना अमल हो रहा है ये पूछेंगे। मंत्रालय में दोपहर में ये तमाम अहम बैठकें होनी हैं। इधर उत्तर प्रदेश विधानसभा के चौथे चरण में आज 9 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होना है। 2 करोड़ 13 लाख मतदाता हैं। 624 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ये करेंगे। इनमें 91 महिला प्रत्याशी भी हैं। सुबह 8 बजे से पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में, बीजेपी नेता अदिति सिंह ने रायबरेली सदर, साक्षी महाराज ने उन्नाव में वोट डाल दिया है। चौथे फेज में कांग्रेस के सामने अपना गढ़ रायबरेली बचाने की चुनौती है। वहीं अटल का लखनऊ किसका होगा, इसका फैसला भी इसी चरण में होना है। यूपी में अब तक 3 चरणों में 172 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है।
और लगातार अपडेट पर भी हमारी नजर बनी हुई है। क्या कुछ चुनाव में निकल कर आता है, मुद्दे, हल्ला, हंगामा, शोर सब आपने देखा है। बांदा से हमारे साथ अंकित जुड़े हुए हैं, अंकित के पास आपको लिए चलेंगे। अंकित, वोटिंग शुरू हो चुकी है, क्या कुछ अपडेट अब तक का? जी बिल्कुल, बता दें आपको, आज चौथे चरण का मतदान सुबह से ही देखने को मिल रहा है। बांदा जनपद में 4 विधानसभा सीटें हैं। चारों विधानसभा सीटों में सुबह से ही लगातार 7 बजे से मतदान का कार्य चल रहा है और मतदाता बड़े हर्षोल्लास के साथ मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आज लोकतंत्र का महापर्व है और आपको मैं नजारा दिखाना चाहता हूं। आप देख सकते हैं ये लंबी लाइनें, लंबी कतारें जो लगी है, सुबह से ही ये लाइनें लगी हुई हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और युवा वर्ग की अगर बात करें, युवा वर्ग भी खास करके, और एक सीनियर सिटीजन अगर कहा जाए तो 50 वर्ष से अधिक के लोग इस पर्व में जोरों शोरों से हिस्सा ले रहे हैं। और यहाँ पर लंबी कतारें जो दिख रही है, इनमें सभी लोग नजर आ रहे हैं। एक तरफ युवा वर्ग है, बुजुर्ग भी है, तो कहीं न कहीं इस महापर्व में सभी वर्ग के लोग शामिल हो रहे हैं और महापर्व को बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। खास करके अगर बूथ की हम बात करें तो देखिए यहाँ पर बूथों पे भी जो है बैलून्स वगैरह लगाए गए हैं, सभी बूथों को सजाया गया है और कहीं ना कहीं मतदान का जो पर्व है इस बार कुछ अलग है। हालांकि कोरोना काल की वजह से बूथों में अधिकतर सभी जगह पर मास्क और सैनिटाइजर रखे गए हैं और लोग पहुंच रहे हैं और मास्क का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। कहीं कुछ लोग नहीं पालन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है सैनिटाइजर का यूज सभी लोग कर रहे हैं। और अभी अगर बात किया तो अभी आपसे कुछ देर पहले यहाँ पर बच्चों की एक टोली पहुंची थी, जो कि उन्होंने भी मतदान प्रतिशत बढ़ाने की अपील की है। तो कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन ने मुहिम चलाई है मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए, वो भी रंग ला रही है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अंकित आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजरें अंकित की रहेंगी और उनके जरिए आगे भी अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। यहां एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। खरगोन के दौरे पर पहुंचे दिग्विजय ने मुख्यमंत्री के सवाल पर काटी करनी, कहा पहले 2023 में सरकार बनाने के लिए मिले बहुमत, बाद में तय करेंगे मुख्यमंत्री का नाम। पंच कल्याण महोत्सव में शामिल हुए पीसीसी चीफ कमलनाथ, बड़े बाबा और आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के लिए आशीर्वाद। 16 से 23 फरवरी तक होगा महोत्सव का आयोजन। उज्जैन में नगर निगम ने गिराया बदमाश का अवैध निर्माण, 14 अपराधों में लिप्त बदमाश पर हुई कार्रवाई, मौके पर तैनात रहा भारी पुलिस बल। डिंडौरी में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटाले की दिखाई थी खबर, ठेकेदार नेमी दास और रोजगार सहायक के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज। वहीं गौशालाओं में गायों की मौत पर जबलपुर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा, गौ माता चौक पर कांग्रेसियों ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी, प्रदेश सरकार का पुतला दहन कर किया विरोध प्रदर्शन। वहीं मंदसौर में रिटायर्ड शिक्षिका की हत्या मामले में पड़ोसी गिरफ्तार, हत्या पर आरोप पर था 2 लाख का कर्ज चुकाने के लिए महिला को लूटा और कर दी हत्या। जबलपुर में एटीएम लूटकांड और हत्या मामले में 8 दिन बाद भी खाली हाथ, जबलपुर और आसपास के जिलों में लुटेरों की तलाश कर रही जबलपुर पुलिस, लेकिन अभी तक नहीं मिली सफलता। रीवा में बोरे में मिला नवजात, पुलिस ने लोगों की मदद से इलाज के लिए भेजा अस्पताल, सीसीटीवी और बच्चे के पेट में लगे अस्पताल के टैग की मदद से माता पिता की तलाश कर रही पुलिस। ग्वालियर में ज्वेलरी दुकान में चोरी का खुलासा, पुलिस ने 3 बदमाशों को दबोचा, चोरी का माल खरीदने वाला ज्वेलर्स भी गिरफ्तार, चोरी के जेवरात भी बरामद। देवास में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी करने वाला गिरफ्तार, 48 सिलेंडर सहित लोडिंग वाहन जब्त, मामला दर्ज कर भेजा गया जेल। दतिया में परीक्षा केंद्र पर लेट पहुंचने पर 3 छात्राएं और 2 छात्र परीक्षा से वंचित, आधा घंटा की देरी से पहुंचे थे परीक्षा केंद्र, प्रभारी ने छात्रों को नहीं करने दिया प्रवेश। बुरहानपुर वासियों को जल्द मिलेगी एफएम रेडियो की सौगात, बीजेपी नेता अर्चना चिटनीस ने मोदी सरकार को सौगात के लिए जताया आभार। ग्वालियर में सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा, कार सवार युवक ने की एक्टिवा पर सवार भाई बहन की पिटाई, दोनों पक्षों को थाने ले गई पुलिस। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के निर्देश पर कार्रवाई, प्राचार्य निलंबित, रायसेन के सरकारी हाई स्कूल उमरई के प्राचार्य को किया निलंबित, 26 छात्रों के परीक्षा आवेदन फॉर्म न भरने पर हुई कार्रवाई। छतरपुर में सरकारी प्लॉट के कब्जे को लेकर 2 परिवारों में भिड़ंत। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून
पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मंगलवार को सीएम भूपेश बघेल ने यूपी के बाराबंकी में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस आम आदमी के मुद्दे उठा रही है। उन्हें उम्मीद है कि कांग्रेस अच्छा करेगी। उत्तर प्रदेश के नतीजे बहुत चौंकाने वाले आएंगे। ये सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि लोग चुपचाप कांग्रेस को वोट कर रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने सत्ताधारी बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को सिर्फ पाना है, खोना कुछ नहीं है। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से हम बात करते हैं। सर, छत्तीसगढ़ में जो कुछ बड़े नेता हैं जो लगातार दौरा कर, उसमें एक आप भी हैं जो लगातार दौरा कर रहे हैं छत्तीसगढ़ को लेकर। 3 चरण का चुनाव हो चुका है, क्या देखते हैं सर कांग्रेस की स्थिति यहाँ पे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी जाति और धर्म के आधार पर मतदाताओं को बांटने की कोशिश की, लेकिन आम मतदाता है वो अपनी समस्याओं से जूझ रही है और उसके बारे में ये दोनों पार्टी मौन है। यदि किसी आम जनता की जो बात है, चाहे किसान हो, नौजवान हो, मजदूर हो, दलित हो, यदि इसकी बात या महिलाओं की बात यदि कोई कर रहे तो कांग्रेस पार्टी, तो बहुत ध्यान से लोग कांग्रेस पार्टी को ओर देख रहे हैं और उधर उनका रुझान भी बढ़ा है। सर, लेकिन जिस तरह से प्रियंका गांधी जो मुद्दे उठाए हैं, हालांकि बड़े अच्छे मुद्दे हैं, लड़कियों लड़ सकती हैं के मुद्दे उठाए हैं। कई जो ऐसे लोगों को टिकट दिए हैं जिन्होंने संघर्ष किया, उनको उनके बैकग्राउंड के लोगों को टिकट दिया, तो इसका प्रभाव होता दिख रहा है जमीन पे? बिल्कुल साइलेंटली लोग वोट कर रहे हैं और मुझे लगता है कि बहुत चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे। कांग्रेस की हालत जिस तरह से पश्चिम बंगाल में होगी, शून्य होगी, कहीं उस तरह के हालात यूपी में न हो जाएं। देखिए, यहाँ तो हम पहले ही हमारी स्थिति के बारे में सब जानते हैं। यहाँ तो हमको केवल पाना ही पाना है, हमको खोना कुछ नहीं है। और योगी जी अब ये देख लें, शाह जी जैसे पश्चिम बंगाल में पूरा दांव लगा के पूरे देश को कोरोना में झोंक के भी आप वहाँ सरकार नहीं बना पाए और उस दुख से अभी तक उबर भी नहीं पाए, उस झटके से उबर नहीं पाए। यहाँ यूपी में दोबारा झटका पड़ेगा। देखिए सर, जो मुद्दों की अगर बात करें, ये उनको तरफ से मुद्दा कहा जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है पिछले 5 सालों में बहुत अच्छा हुआ था, जो एक बड़ा मुद्दा जिसको लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है। सपा की अगर बात करें, सपा को लेकर भी एक दूसरे पर आरोप जरूर लगाए जा रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जो लोक कल्याणकारी सरकार है उसके पहली जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर की, लेकिन केवल उतनी ही आपकी जिम्मेदारी नहीं है लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। अब आप चावल दे रहे हैं तो ये मार्च तक के देंगे, उसके बाद आप देना बंद कर देंगे, आपके पास है ही नहीं, भारत सरकार देगी नहीं। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या आपने नौकरियां दी, परीक्षाएं की, उसको रद्द कर दिए, लोगों को नौकरी मिला नहीं, किसानों को दाम नहीं मिल रहा है, व्यापार चौपट है, जीएसटी के कारण से किसान मतलब व्यापारी तक आंदोलन करने की सड़कों पे आगे बाध्य हुए। तो दलित आपसे नाराज, युवा आपसे नाराज, किसान आपसे नाराज, व्यापारी आपसे नाराज, और इसके लिए कुछ किया नहीं, तो आपकी उपलब्धि क्या है 5 साल में? केवल आप डंडा चलाएं। सर, अगर आपकी ही बात कर ले, ऐसा लग भी रहा है कि आने दिनों आपका पार्टी अंदर कद भी काफी बढ़ता जा रहा है, और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ की 2-3 योजनाएं हैं जिसको इस बार उत्तर प्रदेश में जो मैनिफेस्टो जारी किया है उसमें लागू भी किया गया है। सर, जब गोधन योजना की बात करें, देखिए, गोधन न्याय योजना आज पूरे देश में समस्या के रूप में है। छुट्टा जानवर है, उससे सब परेशान है, और ये जो छुट्टा जानवर है वो भारतीय जनता पार्टी या विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ही देन है, जिसके कारण से वह पूरा पशुओं का जो व्यापार है वो खरीदी बिक्री बंद हो गया। अब वो सड़कों पे है या खेतों पे है। अब इसके पास कोई समस्या का हल नहीं। छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने उस समस्या का निदान खोजा और 2 रुपये किलो में गोबर खरीदना शुरू किया। गौठान भी बनाए, 8000 से अधिक गौठान हमने बना लिए हैं, जहां पशुओं की देख रेख भी हो रही है और गोबर खरीदी हो रही है। लोगों का आय भी बढ़ रहा है और रोजगार भी मिल रहा है। तो उस दिशा में हम केवल गोबर ही नहीं खरीद रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट भी बना रहे हैं, उससे गमला भी बना रहे हैं, गोकाश भी बना रहे हैं, दिया भी बना रहे हैं, अब तो उसे पेंट भी बनाने जा रहे हैं और बिजली उत्पादन कर रहे हैं। तो इससे लोगों के आय में वृद्धि होगी। तो ये काम हम छत्तीसगढ़ में किए, और लोगों को कैसे आय में वृद्धि हो उसमें एक एक बारीकी से हम लोगों ने काम किया। जैसे
बड़ी योजना में हम कहें जिसमें समर्थन मूल्य से अधिक में धान खरीदी की बात है, तो केवल छत्तीसगढ़ में 25 रुपये क्विंटल में धान खरीदी हम कर रहे हैं। उसी प्रकार से जो लघु अनुपज है, जिसमें हर्रा, बहरा, तेंदू, चार, चिरौंजी, काजू, आम, इमली, 64 प्रकार के जो लघु अनुपज उसकी खरीदी कर रहे हैं, उसको वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, तो सही कीमत भी मिल रहा है उसको, और दूसरे साथ साथ उसका वैल्यू एडिशन करने से रोजगार भी मिल रहा है। तो लगातार लोगों के इनकम कैसे बढ़े, आय कैसे बढ़े, लोगों की जेब में पैसा कैसे जाए, ये हम लोगों ने विचार किया, उसमें काम किया। उसका रिजल्ट ये है कि छत्तीसगढ़। सर एक सवाल ये भी बनता है, जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी भी चल रही, चूंकि चुनाव भी चल रहा है उत्तर प्रदेश में, एक हिजाब कंट्रोवर्सी चली जो कर्नाटक से शुरू हुई, पूरे देश में फैल गई। इस पे क्या आपका स्टैंड है सर? सीधी सी बात है कि ये ऐसे समय में, चुनाव के समय में ऐसे मुद्दे लाए जाते हैं और सबका ध्यान मूल मुद्दों से, जो आम जनता की जो समस्या है उससे ध्यान भटकाने के काम किया जा रहा है। इससे अलावा कुछ नहीं है। अभी हमारा धर्म है खतरे में है, जैसे चुनाव समाप्त हो जाएगा वो खतरा समाप्त हो जाएगा। सर अभी इस चुनाव में आप जिस तरह का टोन देख रहे होंगे, तमंचावाद, इस तरह के जो स्लोगन है वो उछाले जा रहे हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? कभी गर्मी निकाली जाती है, कभी चर्बी निकाली जाती है, कभी जिन्ना पैदा हो जाते हैं, कभी कब्रिस्तान, तो कभी पाकिस्तान, तो कभी अब लंकेश के साथ क्या दंगेश, तो ये सब कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपके पास, आपने जनता को 5 साल कुछ दिया नहीं है और आगे 5 साल देने के लिए आपके पास कोई कार्य योजना भी नहीं है। ये मानसिक दिवालियापन है और लोगों को ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार से बातें कर रहे हैं। मैं समझता हूँ जनता इसे बेहतर समझती है, समझेगी। एक आखिरी सवाल रहेगा, गोवा में, उत्तराखंड में और पंजाब में चुनाव संपन्न हो चुके हैं, वहां को लेकर कांग्रेस की स्थिति कैसी है, क्या देखते हैं आप उसको? देखिए सीधी सी बात ये है कि चिंता भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए और चिंतित है भी, क्योंकि गोवा में उसकी सरकार नहीं बन रही है, उत्तराखंड में वो बुरी तरह हार रहे हैं, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी कहीं है नहीं, उत्तर प्रदेश भी कहीं हार गए, तो शीर्ष नेतृत्व पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा और बड़ी अफरा तफरी भारतीय जनता पार्टी मचेगी। न्यूज से बातचीत करने के लिए शुक्रिया। वीडियो सोनू के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज 18 दिल्ली। और अब खबर दंतेवाड़ा से। दंतेवाड़ा के किरंदुल में नक्सलियों ने मालवाहक ट्रेन में आग लगा दी है। यह मालगाड़ी किरंदुल से विशाखापट्टनम जा रही थी। मंगलवार देर शाम तकरीबन 8:30 बजे नक्सलियों ने ये आगजनी की है। ट्रेन के इंजन को नुकसान हुआ है। ट्रेन को निशाना बनाते हुए कई बार नक्सलियों ने इस जगह पर ट्रेन डिरेल की घटना को अंजाम दिया, पर इस बार ट्रेन के इंजन को जलाने की कोशिश की गई है। और सहयोगी अब्दुल हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अब्दुल, पूरी जानकारी विस्तार से। जी हाँ, देखिए नक्सलियों ने एक बार फिर से मालवाहक ट्रेन को यहाँ पर निशाना बनाया और यहाँ पर जिस तरीके से जानकारी निकल कर आ रही है, बड़ी संख्या में नक्सली पहुंचे थे हथियार बंद, और यहाँ पर पहले लाल बैनर दोनों पटरियों के बीच में डालकर ट्रेन को रोका गया। उसके बाद पायलट और सह पायलट को यहाँ ट्रेन से निकाल कर उनसे वॉकी टॉकी लूट कर उनको अपने कब्जे में लिया गया, और उसके बाद फिर जो इंजन है, इंजन के अंदर इन्होंने आग लगा दी। आग लगाने के बाद बताया जा रहा है कि जो पायलट और सह पायलट है उनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया गया है, उन्हें छोड़ दिया गया है, लेकिन उनसे जो वॉकी टॉकी लूट लिया गया है। और जिस तरीके से नक्सली कई बार ऐसी जगहों पर यहाँ पर ट्रेन को निशाना बना चुके हैं और कई बार आगजनी भी कर चुके हैं, लेकिन इस बार जो है नक्सलियों ने वॉकी टॉकी तो लूट भी लिया और पायलट और इंजन को जाने भी दिया, छोड़ दिया गया, उनकी रिहाई कर दी गई समझाइश देकर। हालांकि जिस तरीके से नक्सलियों की यह घटना है, काराना करतूत बता रही है पुलिस, और मौके स्थल पर रवाना हो चुकी है, और जो विशाखापट्टनम किरंदुल रेल मार्ग है वह बाधित हो चुका है। हालांकि उसे आवागमन बहाल करने की कोशिश फिलहाल की जा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल हमीद, हमारे सहयोगी विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और अब बैतूल से बड़ी खबर। दानापुर सिकंदराबाद ट्रेन के जनरल कोच में आग लग गई है। आग लगने से यात्रियों में थोड़ी देर के लिए हड़कंप का माहौल बन गया। ट्रेन को सदर रेलवे गेट के पास रोका गया है और आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। दानापुर से सिकंदराबाद की तरफ यह ट्रेन जा रही थी और तभी आग लगने के चलते इसे सदर रेलवे गेट के पास रोक दिया गया। आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। दानापुर से सिकंदराबाद जा रही ट्रेन में
आग लगने की घटना, जनरल कोच में ये आग लगने की खबर मिल रही है। तो बैतूल से बड़ी खबर बता दें, आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। दानापुर सिकंदराबाद ट्रेन के जनरल कोच में आग लग गई है और आग लगने से यात्रियों में भड़कंप भी मच गया है। ट्रेन को सदर रेलवे गेट के पास रोक लिया गया है। आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। फायर ब्रिगेड को पहले ही इत्तला दे दी गई थी। इसके बाद ट्रेन को सदर गेट के पास रोका गया है। सिकंदराबाद ये ट्रेन जा रही थी और तभी इसमें आग लग गई। आग लगने की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है कि आग आखिर कैसे लगी, वो भी जनरल कोच में। जनरल कोच में यह आग लगी है और वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। यात्रियों में अफरा तफरी थोड़ी देर के लिए रही और लगातार यह कोशिश की जा रही कि आग पूरी तरह काबू में आए। दानापुर सिकंदराबाद ट्रेन के जनरल कोच में आग लग गई है। बैतूल से बड़ी खबर, सदर के पास, सदर रेलवे गेट के पास इस ट्रेन को रोक लिया गया है। आग बुझाने की कोशिश जारी है। दानापुर से सिकंदराबाद जाने के दौरान आग लगने की यह घटना सामने आई है। सहयोगी ऋषु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषु, पूरी जानकारी। ऋषु, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो पूरी जानकारी दें। जी देखिए, ये जो घटना है ये अब से कुछ देर पहले हुई है। सिकंदराबाद की ओर जा रही जो सिकंदराबाद दानापुर एक्सप्रेस है, उसका जो जनरल कोच है, सबसे सेकंड लास्ट कोच जो है जनरल कोच, उसमें आग लगी थी और ट्रेन को जो है बैतूल के जो सदर रेलवे गेट है वहां पर रोका गया। रेलवे स्टेशन से मात्र 500 मीटर पहले आता है सदर रेलवे गेट, वहां रोका गया। सभी यात्रियों को उतारा गया और दमकल को बुला करके आग पर फिलहाल काबू पाया गया है। प्राथमिक तौर पर जो है रेलवे के जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि दो कारण हो सकते हैं, या तो शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी होगी, या तो फिर किसी ने जो है धूम्रपान करके वहां पर जलती हुई सिगरेट या बीड़ी फेंकी होगी, उसकी वजह से आग लगना बताया जा रहा है कि ये दोनों कारण हो सकते हैं। फिलहाल जो है आग पर काबू पा लिया गया है। ट्रेन को जो है सदर रेलवे गेट से बैतूल रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना किया गया है, जहां पर और भी जांच पड़ताल की जा रही है पूरे कोच की। जो यात्री बैठे थे उस कोच में, उन्हें दूसरे कोचेज में शिफ्ट कर दिया गया है और जो है रेलवे प्रबंधन का ये कहना है कि फिलहाल खतरे की कोई बात नहीं है। कोच को पूरी तरह चेक किया जा रहा है और किसी भी तरह से कोई आग आगे ना लग पाए, कोच को शायद अलग भी करने की बात की जा रही है। ललित जी। जी जी जी, शुरुआती तौर पर बात निकलकर सामने आई है कि या तो शॉर्ट सर्किट के चलते ये हो सकता है, या फिर किसी तरह से जैसे सिगरेट बीड़ी पीने के बावजूद, इसमें प्रतिबंध लगा हुआ है, बावजूद इसके लोग जलती हुई फेंक देते हैं, वो भी एक वजह हो सकती है। हालांकि ये जांच का विषय है। ऋषु, और किसी तरह के नुकसान की कोई बात निकलकर सामने आई है? जनहानि के संदर्भ में मेरा ये सवाल है ऋषु। जी देखिए, अभी फिलहाल राहत की बात यह है कि किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। जैसे ही धुआं निकलना शुरू हुआ, रेलवे स्टेशन आने ही वाला था, बस 500 मीटर दूर रह गया था, इसलिए ट्रेन थोड़ी स्लो थी, ट्रेन को तुरंत रोका गया। किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। जो जनरल कोच है उसका जो स्लीपर होता है उसमें आग लगी थी और जो फाइबर बॉडी होती है कोच के अंदर उसमें आग लगी थी। फिलहाल कोई जनहानि नहीं हुई है, बस मामूली नुकसान से कहा जा सकता है। चलिए जी जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषु इस तमाम जानकारी के लिए। और अब मंदसौर से बड़ी खबर आपको बता दें, फूड पॉइजनिंग के चलते 25 लोग बीमार हो गए हैं। बीमारों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। गरोठ के बोलिया गांव की यह घटना है। बीमार लोगों का
इलाज चल रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।